एवरीवन, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से रैपिड रिवीजन का वन शॉट, जहाँ पर हम खत्म करने वाले हैं जॉन मिल्टन को। नाउ मिल्टन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गए, जितने बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, ओके, शेयर ज़रूर कर देना। जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं जिनको रैपिड रिवीजन चाहिए 10 मिनट 15 मिनट के अंदर, उन्हें एक टॉपिक को रिवाइज करना है, टाइम बहुत कम है और टाइम कम है, तो ऑब्वियसली चलो फटाफट से हम क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई फालतू बकवास किए। तो देखो, जॉन मिल्टन की हम बात कर रहे हैं। जॉन मिल्टन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, वर्क्स बताऊंगी, ओके, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो हम सारी बात करेंगे। सबसे पहले तो याद रखो, जॉन मिल्टन की एज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एज की शुरुआत कब हुई थी? 1649 चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हुई थी, जिसके बाद 1649 से लेकर 1660 क्या शुरू हो जाता है? ये पर्टिकुलर एज हम इसे क्या क्या बोलते हैं? इस एज को हम बोलते हैं पुरितन एज। नाउ व्हाट हैपन 1658 में क्रोमवेल, जो कि लॉर्ड प्रोटेक्टर थे इन पुरितन्स के, उनकी डेथ हो जाती है और जिसके बाद 1660 के बाद आफ्टर 1660 रेस्टोरेशन एज शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो दोनों आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखनी है, इनकी डेथ की डेट याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी हम बात करते हैं एज ऑफ जॉन मिल्टन। तो इस एज को, दिस एज इज ऑल्सो नोन एज पुरितन एज। पुरितन डोमिनेटेड एज इस एज को कंसिडर किया जाता है, जहां पर क्रोमवेल, सबसे पहले याद रखो, क्रोमवेल प्लस में जो लोग थे जो पुरितन में बिलीव करते थे, उनके थॉट्स में बिलीव करते थे, उन्होंने किसको मार दिया? उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया, खल्लास कर दिया। अब जब इनको मार दिया तो इसके बाद सत्ता किसके हाथ में गई? इसके बाद थ्रोन मिल गया था किसको? पुरितन्स को थ्रोन मिल गया था। और इन पुरितन के लॉर्ड प्रोटेक्टर बोला जाता है कि क्रोमवेल को नाम दिया गया लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ पुरितन, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, ये पुरितन कौन थे? ये एक स्ट्रिक्ट मोरल वैल्यूज़ को फॉलो किया करते थे। इनका मानना था सिंपल सा कि वी ऑल आर बॉर्न सिनर। सन ऑफ जॉन कैल्विन इनको बोला जाता है। किसकी थ्योरी में बिलीव करते थे? ये कैल्विनिज्म में बिलीव करते थे। ओके, जॉन कैल्विन ने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नाम है कैल्विनिज्म। नाउ कैल्विनिज्म की थ्योरी सिंपल सी ये है कि वी ऑल आर बॉर्न सिनर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एडम एंड ईव, उन्होंने गॉड के अगेंस्ट जाकर उन्होंने उस फॉरबिडन एप्पल को उन्होंने खाया था, जिसकी वजह से एडम एंड ईव को पनिशमेंट के तौर पर अर्थ पर भेजा गया था। तो एडम एंड ईव के हम भी क्या है? हम भी जनरेशन है एडम एंड ईव के। तो अगर हमारे पूर्वजों ने अगर कोई गलत काम किया था तो कहीं ना कहीं हम भी उस पाप के भागीदारी हैं, इनका सिंपल सा ये मानना था। तो तभी ये कोट आ जाता है, वी ऑल आर बॉर्न सिनर। ये फेमस कोट है। इसी कोट के ऊपर ये सारे के सारे पुरितन बिलीव करते थे और इसी के चलते इन्होंने बोला कि अब हमें क्या है, हमें इस पाप से मुक्त होना है। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चर्च पर बिलीव करना होगा, यानी कि डेली चर्च विजिट करना होगा, डेली हमें प्रेयर्स करनी होगी, कोई भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमें नहीं लेना है। जिसके चलते थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था, साथ में ड्रामा को बैन कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ जो जितने वर्क्स भी पब्लिश हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस वर्क्स ही इस टाइम पर पब्लिश हो रहे थे। एंड दैट्स व्हाई जॉन मिल्टन बिकम फेमस, क्योंकि जॉन मिल्टन का फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट, जो कि गॉड की सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उस एज में इसी चीज़ की डिमांड थी, ऐसे ही वर्क की डिमांड थी। ओके, नाउ आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हुई थी। पहली सिविल वॉर हुई थी, इंग्लिश की फर्स्ट सिविल वॉर हुई थी, जो कि कब से कब तक हुई थी? 1642 से 1651 के बीच में हुई थी। अब सिविल वॉर तो आपको समझ में आ गई। अब आपको ये याद रखना है कि इस टाइम पर सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ ऐसे लोग जो कि चार्ल्स वन के सपोर्टर हैं, किंग के सपोर्टर हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि पुरितन में बिलीव करते हैं, जो कि पुरितन आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जॉन कैल्विन की थ्योरी में बिलीव करते हैं। अब इन दोनों को ही एक नाम दिया गया, वो नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो कि जो चार्ल्स वन के सपोर्टर्स हैं उनको नाम दिया गया था कैलीवर्स, और जो पुरितन में बिलीव करते हैं, क्रोमवेल के सपोर्टर्स हैं, उन्हें राउंड हेड बोला गया था। ओके, तो ये दोनों नेम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी हम बात कर लेते हैं कि कैलीवर्स कौन थे।
यहाँ पर केलीवर आपको याद रखना है, ऐसे लोग जो कि चार्ल्स वन को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर कुछ पोइट्स भी हैं जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पोइट्स के नेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 पोइट्स, इनको केलीवर पोइट्स बोला जाता था। नाउ ये पोइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन पोइट्स ने सबसे पहले तो सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया था। सिविल वॉर में पार्टिसिपेट के साथ साथ ये क्या है, पोइट्री लिखा करते थे। फेमस पोइट हैं जो कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये तलवारबाजी में तो नहीं इतने ज़्यादा होशियार थे, लेकिन अपनी पोइट्री में तलवारबाजी शो करने में बहुत होशियार थे। ओके, तो इसीलिए इन चारों पोइट्स का नेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस क्रू एंड जॉन सकलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमने क्लियर कर लिया है। ओके, ये सारे के सारे पोइट्स किसको इमिटेट करते हैं? ये सारे पोइट्स इमिटेट करते हैं होरास के आइडिया। नाउ होरास ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं जो कि आई होप आपको पता होगा। ABOVB, ओके, इन मिडल रेक्स, पर्पल पैच हो गया, ड्यूटेक्स मशीना हो गया, ये सारे आइडियाज़ हैं। उनमें से एक और आइडिया है जो कि होरास ने दिया था, दैट वाज क्रीप डीम फिलॉसफी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्रीप डीम फिलॉसफी। ये फिलॉसफी क्या कहती है? ये फिलॉसफी कहती है सिंपल सा, सीज द डे। सीज द डे इस फिलॉसफी का मतलब है। सीज द डे यानी कि आप लोगों ने फेमस गाना सुना है, जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। यानी कि ये बोलते हैं 4 दिन भी नहीं, 1 दिन जियो और उसको जी भर के जियो, अच्छे से जियो, है ना, कल हो ना हो। ओके, तो एक दिन जो जीना है तुम्हें, उसे जी भर के जियो, उसे क्या बोला जाता है? क्रेप डीम फिलॉसफी, सीज द डे फिलॉसफी। ये किसने दी थी? होरास ने दी थी। इसी फिलॉसफी को ये सारे राइटर, ये जो 4 राइटर्स हैं अपनी पोइट्री के अंदर, ये पोइट यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, नाउ आपको ये याद रखना है, इस टाइम पर जब सिविल वॉर हो रही थी, मैंने आपको बोला सारे एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्लोज कर दिए गए थे। सिविल वॉर के चलते 1642 में सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी, तो सिविल वॉर के चलते थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था, थिएटर्स क्लोज हो गए थे। नाउ 1660 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1660 में जब रेस्टोरेशन हुआ था तो उसी टाइम पर इन थिएटर को दोबारा से रीओपन किया गया था। ओके, तो ये टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेशन एज 1660 में थिएटर को रीओपन किया गया था। नेक्स्ट अभी हम फटाफट से बात करते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। तो जॉन मिल्टन जो कि ना तो इस टाइम पर बॉर्न हुए थे, ना तो उनकी इस टाइम पर डेथ हुई थी, लेकिन स्टिल उनको एक फेमस पोइट कंसिडर किया जाता है इस एज का, क्योंकि उन्होंने फेमस वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, जो कि उस एज की डिमांड थी, है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं इनके कौन से फेमस वर्क हैं, कौन कौन से जो कि आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो इनका फेमस वर्क वी हैव पैराडाइज लॉस्ट 1667 1674 के बीच में। ओके, जो कि इनकी अलग अलग बुक्स जो थी वो अलग अलग टाइम पर पब्लिश की थी इन्होंने। किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है इनकी ये बुक। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स भी लिखे थे, बहुत सारे एसेज भी लिखे थे। इनका फेमस वर्क कौन सा आ जाता है? एरोपेजिटिया इनका फेमस वर्क है, विच वॉज पब्लिश इन 1644। पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके वर्क्स की, याद रखनी है, क्योंकि इनकी पब्लिकेशन डेट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसके अंदर इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, जर्नलिज्म की बात की थी इस वर्क के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि इनकी बायोग्राफी किस किसने लिखी है। सबसे पहले आ जाते हैं विलियम हेले। इन्होंने 1796 बायोग्राफी लिखी है जॉन मिल्टन की, जिसके अंदर इन्होंने क्या बोला? द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर बोला है जॉन मिल्टन को। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं फटाफट से। तो जॉन ऑब्रे, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है जॉन मिल्टन की, लेकिन डू रिमेंबर सिर्फ और सिर्फ जॉन मिल्टन की ही नहीं, बल्कि इन्होंने ये सारे के सारे अदर राइटर्स हैं, इनकी भी बायोग्राफी लिखी है। ओके, तो कौन कौन से हैं? जैसे कि फ्रांसिस बेकन हो गए, रॉबर्ट बॉयल हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, देन वी हैव बेन जॉनसन, थॉमस हॉब्स, इन सभी की इन्होंने शॉर्ट बायोग्राफी लिखी है। नाउ इन्होंने जब बायोग्राफी लिखी अपनी ब्रीफ लीफ, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला मिल्टन को मिल्टन को कॉलेज में चिढ़ाया जाता था लेडी ऑफ क्राइस्ट के नेम से, बिकॉज मिल्टन का जो कॉम्प्लेक्शन था वो काफ़ी फेयर था, उनकी वॉइस भी फेमिनाइन वॉइस थी,
दैट्स द रीज़न कि उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट से चिढ़ाया जाता था। इसी के साथ इसी वर्क के अंदर, इसी बायोग्राफी के अंदर इन्होंने बताया है कि मिल्टन 1632 से 1638, सॉरी यहाँ पर 88 लिखा है बट इट इज़ 1638, इन 6 सालों के लिए मिल्टन गायब हो गए थे। किस लिए गायब हो गए थे? क्योंकि मिल्टन को करनी थी पढ़ाई, तो वो सोसाइटी से दूर होकर उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया। कहाँ पर स्पेंड किया? उन्होंने हॉटन में, हॉटन में कुछ टाइम स्पेंड किया, और जिसे बोला जाता है लॉस्ट ईयर ऑफ मिल्टन, सम टाइम ऑल्सो नोन एज हॉटन ईयर्स बोला जाता है। तो कितने टाइम आपको याद रखना है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो इनकी कोटेशंस है, क्योंकि कोटेशन से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 6 सालों तक जब वो डिसअपेयर हो गए थे सोसाइटी से, तब उन्होंने एक फेमस कोट लिखा था जिसमें उन्होंने बताया, हाउ आई बी सो मीन टू ट्रैवल फॉर इंटेलेक्चुअल लर्निंग वाइल माई कंट्री मैन आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम। तो एक तरफ सिविल वॉर चल रही थी इंग्लैंड के अंदर, तो इन्होंने बाद के अपने सोनेट के अंदर लिखा कि मैं कैसे अपनी कंट्री से दूर रहकर, मैं क्या है अपने लिए इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ कि मेरी कंट्री के लोग तो लड़ रहे हैं, तो यानी कि मेरी कंट्री को अभी ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये फेमस कोट है इनका। देन उसके बाद इन्होंने क्या हुआ था, एट द एज ऑफ 44 मिल्टन ने अपनी आईसाइट खो दी थी। तो इन्होंने 1652 में अपनी आईसाइट खो दी थी। सोचो, आईसाइट खोने के बाद उन्होंने फेमस वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट। अगर आईसाइट होती तो क्या कर देते, जस्ट इमेजिन। तो इन्होंने अपना क्या है, इन्होंने फेमस कोट लिखा है, आई हार्डली रिमेंबर्ड आफ्टर द एज ऑफ 6 आई एवर स्लेप्ट बिफोर मिडनाइट विदाउट रीडिंग अ बुक। जस्ट इमेजिन, 6 साल के मिल्टन थे, तब से उनको इतना अच्छा लगता था और वो बुक्स पढ़ा करते थे। अभी आजकल के बच्चे देख लो, अभी वो 2-3 साल के नहीं होते, उनको बुक क्या, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन चाहिए। इवन आप और मैं भी कभी नहीं पढ़े होंगे इतना ज़्यादा जितना मिल्टन पढ़ा करते थे। वो हमेशा क्या है, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से उनकी आई साइट जो थी वो खो गई थी। 44 की एज में उन्होंने अपना विजन जो था वो धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया था, और उसके बाद पूरी प्रॉपरली वो ब्लाइंड हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं वर्क्स की बात कर रही हूँ तो देखो, सिंपल याद रखो कि इनके वर्क से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके वर्क से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इनके वर्क से रिलेटेड आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको ये याद होना चाहिए कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ था। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रीसेंट पैटर्न जॉन मिल्टन का कुछ इसी तरीके से है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जॉन मिल्टन ने सबसे पहला फर्स्ट वर्क था इनका, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी विच वॉज पब्लिश इन 1629। ये वर्क इन्होंने अपने, जॉन मिल्टन ने 21st बर्थडे पर ये लिखा था, और इस वर्क के अंदर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था वो दिन कैसा था। इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा इनका नेक्स्ट वर्क आता है फेमस सोनेट ऑन बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23, सोनेट नंबर 7। तो इस सोनेट के अंदर इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि किस तरीके से 23 ईयर्स उन्होंने जस्ट वेस्ट किए हैं। पहले उन्होंने जो 8 लाइन्स होती हैं, 8 लाइन्स के अंदर 8 लाइन आपको पता होगा। सोनेट, आई होप कि आपको पता होगा, समझ होगी आपको सोनेट की। अगर नहीं पता तो चलो फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सोनेट के बारे में। तो सोनेट में आपको देखो कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है, क्योंकि सोनेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 लाइन पोयम को, क्या 14 लाइन पोयम को हम सोनेट कहते हैं। 14 लाइन पोयम को सोनेट कहते हैं, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती हैं, इन 8 लाइन को हम बोलते हैं ऑक्टेव लाइन। इसके अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जहाँ पर पोयम को स्टार्ट किया जाता है, थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ रेस्ट ऑफ द 6 लाइन्स इसको हम बोलते हैं सेसिस्ट। रेस्ट ऑफ द 6 लाइन इसको हम ससिस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर कंक्लूजन इंक्लूड होता है। और इसी लाइन के बीच में जो हमारी 9th लाइन होती है, 9th लाइन को हम क्या बोलते हैं, 9th लाइन को हम बोलते हैं कैजोरा। कैजोरा 9th लाइन को बोलते हैं। इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है, एक सडन पॉज, जो थॉट्स हैं उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं।
तो ये आपको याद रखना है। नाउ जॉन मिल्टन ने अपनी जो स्टार्टिंग 8 लाइन है उसमें एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से उन्होंने अपने 23 ईयर्स वेस्ट कर दिए, गॉड को वो कुछ भी सर्व नहीं कर पाए। देन उसके बाद कंक्लूजन में वो रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हेन गॉड नीड्स हिम, तब वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा वर्क, बहुत ही बढ़िया वर्क गॉड के लिए तैयार करेंगे। ओके, तो ये इनका फेमस वर्क है ऑन बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी कंपेनियन पोएम, जो कि आपकी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। इन कंपेनियन पोएम से याद रखो कि ये कंपेनियन पोएम किसको रिप्रेजेंट करती है। वन रिप्रेजेंट द हैप्पी मैन एंड अनदर रिप्रेजेंट द सैड मैन। एक इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, डार्कनेस वर्सेस लाइट, इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट शो किया गया है। दो लाइफ के बीच में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, दोनों पोएम के अंदर कंट्रास्ट शो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिरिकल पोएम है जो कि क्लासिकल स्ट्रक्चर, हिम के स्ट्रक्चर में इन्होंने लिखी है। बिगनिंग ऑफ द पोएम हमें क्या देखने के लिए, डिवाइन मर्थ को क्या है, इवोक करते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट वर्क की बात कर लेते हैं। कौन सा इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का। तो नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क आता है, एक सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट वर्क इनका आ जाता है लेसिडस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच वॉज पब्लिश इन 1637। ये एक पेस्टोरल एलिजी है। नो, व्हाट इज पेस्टोरल एलिजी? हमेशा एक होती है एलिजी। एलिजी का मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो पर्टिकुलर पोएट है उसकी याद में एक सैड सी पोएम लिखता है, तो दैट इज एलिजी। पेस्टोरल एलिजी का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर पेस्टोरल का मतलब है कंट्री साइड में सेटिंग रखी जाएगी, हमेशा यहाँ पर शेफर्ड होता है। ओके, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी शेफर्ड है। शेफर्ड अपने क्या है, शेफर्ड यहाँ पर वो मोरो कर रहा है, सैड सॉन्ग गा रहा है, किसके लिए, एडवर्ड किंग की डेथ के लिए। तो याद रखो, पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंपल सी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी, नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट फेमस वर्क आता है ऑन हीज ब्लाइंडनेस। ऑन हीज ब्लाइंडनेस, ये इन्होंने क्या लिखा था, ये जो टाइटल था बेसिकली वो बाद में दिया गया था, ऑन हीज ब्लाइंडनेस। किसने दिया था? टाइटल गिवन बाय थॉमस न्यूटन इन 1761। जब वो मिल्टन की पोइट्री एडिट कर रहे थे तब उन्होंने ये टाइटल दिया था। मिल्टन का क्या था, मिल्टन ने सिर्फ और सिर्फ इसको दिया था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इनकी जो आई विजन थे वो जब धीरे धीरे खत्म हो रहा था तब उन्होंने ये वर्क लिखा था एट द एज ऑफ 44। ऑक्टेव एंड सेसेस स्टाइल में इसको लिखा गया है और इसको पहली बार मिल्टन की 1673 पोएम के अंदर पब्लिश किया गया था। एक होपनेस हमें इस वर्क के अंदर देखने के लिए मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन प्लस में होपनेस। नेक्स्ट वर्क आता है इनका पैराडाइज लॉस, विच वॉज पब्लिश इन 1667। पैराडाइज लॉस में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ये एक ब्लैंक वर्स पोएम है। ब्लैंक वर्स के अंदर इसको लिखा गया है। ब्लैंक वर्स का मतलब क्या होता है, अनराइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, याद रखो, जब कोई भी वर्क जिसके अंदर राइमिंग नहीं है, अनराइमिंग है, प्लस में स्ट्रक्चर क्या है उस पोएम का, आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। ओके, दैट इज ब्लैंक वर्स। नाउ इस वर्क के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, इनिशियली 10 बुक्स पब्लिश की गई थी, फाइनल पब्लिकेशन में 12 बुक्स इन्होंने टोटल पब्लिश की गई थी। ये वर्क मैग्नस ओपनस कंसिडर किया जाता है। बहुत सारी मल्टीपल थीम्स है, बहुत सारे वर्क से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर चौसर ने ये वर्क लिखा था। नाउ अभी इस वर्क से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो विलियम ब्लेक एंड पीबी शेले, इनके अकॉर्डिंग, इन दो पोइट के अकॉर्डिंग, सैटन इज द रियल फिगर, रियल हीरो कौन है, सैटन है। ओके, इनके अकॉर्डिंग विलियम ब्लेक ने अपना एक फेमस वर्क भी लिखा है, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जहां पर उन्होंने मिल्टन को पोर्ट्रे किया है। ओके, एंड मिल्टन पोएम भी इन्होंने लिखी है एक। तो 2 वर्क हमारे याद रखना विलियम ब्लेक ने भी लिखे हैं। इसके अलावा आपको याद रखने, सैटन ने कौन कौन से रूप लिए थे, कौन कौन से फिगर में डिस्गाइज हुआ था सैटन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सबसे एंड में वो सर्पेंट के रूप में आते हैं, लेकिन उससे पहले कौन कौन से फिगर में वो डिस्गाइज हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैराडाइज रीगेन, जिसको 1671 में इन्होंने पब्लिश किया था। ये एक ब्रीफ एपिक है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। टोटल 4 बुक के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। सेम ब्लैंक वर्स स्टाइल में इसको लिखा गया है। जीसस क्राइस्ट इज टेम्प्टेड बाय सैटन। ओके, ये आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, 4 बुक्स हैं टोटल, और चारों बुक्स के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नाउ अभी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पैराडाइज लॉस्ट को इतना इन डेप्थ में पढ़ सके, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि स्टोरी है क्या। स्टोरी सिंपल सी ये कहती है, एडम एंड ईव जो कि गॉड ने पहले क्रिएचर बनाए थे, एडम एंड ईव को, इन दोनों क्रिएचर को भेजा गया था कि जाओ तुम गार्डन साफ करो। इन दोनों क्रिएचर ने यहाँ पर ईव तय करती है कि ठीक है, हम अलग अलग होकर गार्डन को साफ करेंगे जिससे कि जल्दी से गार्डन साफ हो जाएगा। तभी सरपेंट के रूप में कौन आता है, सैटन आता है। वो बोलता है कि मैं देखो बोल पा रहा हूँ। ईव शॉक हो जाती है कि ये बोल कैसे पा रहा है, तो वो बोलता है कि मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एप्पल को खाया है, इस ट्री के नॉलेज ऑफ ट्री से मैंने एप्पल लिया है, जिसकी वजह से आई एम एबल टू टॉक। और गॉड भी तुम्हारी विल को चेक कर रहे हैं कि क्या तुम में इतनी दम है कि तुम एप्पल खा सकती हो या नहीं खा सकती। तभी ईव उस एप्पल को तोड़कर खा लेती है, हाफ बाइट लेती है। जैसे ही एडम आ जाता है, एडम भी आकर उसको खा लेता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, गॉड को जैसे ही इस बात का पता चलता है, गॉड जो है दोनों को पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट के तौर पर उनको अर्थ पर भेजा जाता है। अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है कि पहले अर्थ जो थी वो बिल्कुल हेवन की तरह थी, लेकिन गॉड ने क्या किया, उसका अर्थ का टेम्परेचर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर सर्दी गर्मी होगी। वुमेन को पनिशमेंट मिलती है, ईव को पनिशमेंट मिलती है कि अब से सारी वुमेन को लेबर पेन से सफ़र करना पड़ेगा। और मेन को पनिशमेंट मिलती है कि उसको क्या है, उसको होम शेल्टर फूड ये सारी की सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी लाइफ टाइम तक, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा। ये बेसिक मैंने आपको समरी बताई है पैराडाइज लॉस्ट की। अगर आपको इन डिटेल में पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट पेपर के बाद इन डिटेल में इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं इनके अदर कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं। तो देखो, इनका ये कुछ स्पीच है, क्योंकि अगर कोटेशन पूछेंगे तो सैटन ने कौन कौन सी स्पीच दी है, यहाँ से कोटेशन पूछ लिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कोटेशन है। द माइंड इज इट ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल और अ हेल ऑफ हेवन। ओके, तो यानी कि तुम्हारा माइंड ही एक हेवन भी बना सकता है, हेल को भी हेवन बना सकते हो या हेवन को भी हेल बना सकते हो। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर माइंड। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अवेक, अराइज और फॉरएवर वी फेल, जो कि कौन बोलता है, सैटन बोल रहा है। नाउ डू रिमेंबर सैटन लूसीफर दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। ओके, अदर वर्क की बात कर लेते हैं। सैमसन अगेनेस्टी इनका फेमस वर्क है, जो कि इन्होंने अपनी 3rd वाइफ का कैरेक्टर यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, इनकी टोटल 3 वाइफ थी, या इनकी 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नेम था मैरी पॉवेल। मैरी पॉवेल के लिए इन्होंने फेमस पैम्पलेट लिखा था ऑन डिवोर्स, पहला पैम्पलेट जहाँ पर डिवोर्स की बात की गई थी। नेक्स्ट वाइफ थी जिनका नेम था एलिजाबेथ। ओके, एलिजाबेथ के लिए इन्होंने फेमस वर्क लिखा था, इन्होंने एपिथैलेमिन लिखा था एलिजाबेथ के लिए, सेकंड वाइफ के लिए। 3rd वाइफ के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा था, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। सेम जब क्या हुआ था, पैराडाइज रीगेन आई थी, उसी टाइम पर ये भी वर्क पब्लिश किया गया था। नाउ आई होप कि आप लोगों ने शिवाजी द बॉस देखी होगी, तो एग्जैक्टली सेम स्टोरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एक वुमेन जो कि अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाल को, उसके हेयर को कट कर देती है, सो दैट कि वो वॉर में पार्टिसिपेट ना कर पाए। लेकिन होता क्या है, एट द एंड उसकी वजह से, ओके, वुमेन की वजह से उसके हस्बैंड के ऊपर ही क्या आ जाती है, आंधी तूफान तो नहीं कह सकते, लेकिन होता है नहीं है, क्या आ जाती है, उसके हस्बैंड को बेसिकली इन प्रिजन कर दिया जाता है। बस इतना याद रखो। ओके, इतना इन डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मैं आपको बात बता देती हूँ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करोगे, क्रोनोलॉजी बेस बार मिल्टन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन के सारे वर्क्स आपको पता होने चाहिए अगर आपको क्रोनोलॉजी याद करनी है, क्योंकि हर बार एक अननोन वर्क को वो पुट कर देते हैं। अब उस अननोन वर्क के वजह से ही
हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये वर्क उन्होंने पहले लिखा था या लास्ट में लिखा था। तो ये सारे वर्क्स जितने भी मिल्टन ने पोइट्री और ड्रामा लिखे थे वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोनोलॉजिकल वे में प्रेजेंट है। इसके साथ ही जितने भी मिल्टन के प्रोज वर्क्स है वो सारे के सारे प्रोज वर्क यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे वर्क्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों ही वर्क्स के, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो, रैपिड रिवीजन की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके से आपको और वीडियोस चाहिए इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक पर, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रैपिड रिवीजन आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। एंड इफ यू वांट यू कैन डू सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर। Okay, bye bye.